कल लास्ट में हमने पढ़ा था नथिंग इज फिक्स्ड, यानी साइंस में जो भी अभी तक लॉज रहे हैं वो सारे फिक्स नहीं है, ये सारे लॉज चेंज हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। तो वैसे ही इन सारे लॉज का कोई एडवांस लॉ भी आ सकता है। अब क्योंकि इतने सारे लॉज है तो उन सबको मैनेज करना, एक बंडल में रखना इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए क्या है, जैसे साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही फिजिक्स को भी बहुत सारे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर एक सब पार्ट का एक स्पेसिफिक लॉ या एक स्पेसिफिक फिनोमेना के ऊपर वो डील करता है। कुछ ऊपर पार्ट्स देख सकते हैं, जैसे काइनेमैटिक्स हुआ, काइनेमैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। तो बहुत सारे इसके और भी सब पार्ट्स हैं। इतने सारे सब पार्ट्स होने के बावजूद कंप्लीट जो फिजिक्स है वो 2 मेन फोकस एरियाज के ऊपर डील करती है। तो 2 मेन फोकस एरियाज क्या है? 2 मेन फोकस एरियाज है फिजिक्स के, यूनिफिकेशन और रिडक्शन। यूनिफिकेशन से हम क्या समझ सकते हैं? यूनिफिकेशन से समझ सकते हैं ऑल अंडर वन रूफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लॉ, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो जितना हो सकता है इसको कम करो। ठीक है, कोई ऐसा लॉ जो बहुत सारी चीज़ों पर एप्लीकेबल हो, तो कुछ ऐसा कर सके जिससे बहुत सारे लॉज को यूनिफाई किया जा सके, एक ही बनाया जा सके। इसको अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हें पता है अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर सन है तो सन के चारों तरफ अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स राउंड राउंड रोटेट हो रहे हैं। ये दोनों मोशन देखने के लिए डिफरेंट है, ये बहुत छोटी स्केल पर है और बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल पर है, बट इन दोनों को एक्सप्लेन एक ही टाइप का मोशन कर सकता है। ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है 2 बेसिक लॉ से। सबसे पहला सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स फोर्सेस से। इन दोनों में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक कब आएगा या ये अर्थ यहाँ से यहाँ तक कब आएगी, उसका टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला है। तो इन दोनों को बहुत डिफरेंट वर्ड्स है। एक है जो एटम के अंदर की बात कर रहे हैं, बहुत ही छोटा, जिसको नेकेड आई से देख नहीं सकते, और एक इतना बड़ा है कि उसको वैसे नहीं देख सकते। तो इन दोनों लॉज को यूनिफाई करके एक ही सिस्टम के अंदर हमने डाल दिया, वो है यूनिफिकेशन। सेकंड है रिडक्शन, क्योंकि बहुत बड़ी है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है फिजिक्स। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि सबसे पहले ए कैलकुलेट किया, फिर जो उसका रिजल्ट आया उसको यूज करके बी कैलकुलेट किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको कैलकुलेट करके सी, और उसको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट। तो कुछ ऐसा करें कि इसको स्टेप से ब्रेक कर दे। ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसको कुछ सिंपल सिस्टम में ब्रेक किया जा सके। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी या फिर ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखनी है और जो नंबर ऑफ लॉज है उसको कम से कम रखनी है। ये 2 मेन लॉज है जिसके ऊपर फिजिक्स, या ये 2 फोकस एरियाज है जिसके ऊपर फिजिक्स वर्क करती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं यूनिफिकेशन और रिडक्शन के। तो अपन कुछ एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो होना नीचे, या किसी भी ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, एक तरफ वाटर फ्लो हो रहा है, एक तरफ ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, दोनों ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर अगर अर्थ का एग्जांपल ले ले, अर्थ इसके चारों तरफ क्यों घूम रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो बहुत सारे ये और ये तो बहुत ही डिफरेंट मोशन हो गया ना, ये तो डाउनवर्ड्स मोशन है और ये रोटेशनल मोशन है, बट इन दोनों मोशन को एक टॉपिक क्या मिल गया, ग्रेविटी। तो इन सब को लेके हमने यूनिफाई कर दिया। ठीक है, रिडक्शन जैसा बताया क्या कर सकते हैं हम, कोई भी एक चीज को कैलकुलेट करने से पहले हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं कुछ छोटे छोटे पार्ट्स। लास्ट ईयर का अपन बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम आई थी, कुछ हमें लेंस दिया हुआ था एक, और कहा था कि जो लेंस है, एक लेंस की हमें पावर दी थी। चलिए लेंस की पावर का एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक ह्यूमन का मायोपिया दिया हुआ था, हमें बताना था कितने डायोप्टर का लेंस इस पे लगेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, इसको डिवाइड कैसे करते थे। सबसे पहले अपन ने क्या किया, पता लगाने के लिए हमने पता किया कि ये मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। मतलब सबसे पहले अपन ने निकाला टाइप ऑफ लेंस। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप पे अपन निकालते हैं फोकस पॉइंट। फिर थर्ड स्टेप में अपन कहीं जाके पावर या डायोप्टर निकालते हैं। तो इसको स्टेप से ब्रेक डाउन कर दिया। लास्ट 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या किया, वो होता था एक सर्किट होता था, एक सिंपल सर्किट था। इस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते थे, हमें पता लगाना था कि इसका वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, सबसे पहले इस सर्किट का
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते थे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद क्या करते थे, हम उसको V = IR फॉर्मूले में डाल के और फिर वोल्टेज निकालते थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट वोल्टेज की तरफ नहीं डील किया, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के, बट हमने ऐसा नहीं किया, इसको सिंपल स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके बाद वोल्टेज। तो ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स हुए, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो सकते हैं इसके। बात करते हैं स्कोप की। क्या होता है स्कोप? स्कोप क्या होता है, जैसे अभी आपके 10th के एग्जाम फिनिश हुए हैं, तो ऑब्वियसली घर पे एक बात हुई होगी कि क्या लेना चाहिए, बायो लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है स्कोप क्या होता है, स्कोप, स्कोप क्या है, अपन पूछ लेते हैं स्कोप क्या है इसका। कोई आगे कहता है बायो ले लो, तो स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का सिंपल मतलब है हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास दो चॉइस थी, या तो बायो लो या मैथ्स लो, ये फिजिक्स दोनों में पीछा नहीं छोड़ रही। तो अब ये फिजिक्स अगर पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका स्कोप क्या है? क्या स्कोप है ये फिजिक्स का? फिजिक्स के स्कोप का मतलब है फिजिक्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकती है। तो एक बात ये क्लियर है, फिजिक्स का बहुत वास्ट स्कोप है। ये ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूं, स्कोप से हमारा मतलब है कितने बड़े एरिया में हम फिजिक्स को लगा सकते हैं। तो बड़े एरिया की बात करें तो फिजिक्स को हम लगा सकते हैं 10⁻26 मीटर्स जितने बड़े एरिया को कैलकुलेट करने में। यहाँ पर अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? ऑब्वियस यूनिवर्स की। 10⁻26 मीटर्स को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लाया जाए तो 10⁻3 मीटर्स से 1 किलोमीटर बना। 1 किलोमीटर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। अगर 10⁻4 मीटर करें तो 10 किलोमीटर बना। 10⁻5 मीटर्स में 100 किलोमीटर बना, जिसमें ऑब्वियस आप एक सिटी से दूसरी सिटी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही 10⁻1 बढ़ाते बढ़ाते 26 तक जब आप पहुंचेंगे तो आप यूनिवर्स के एक पॉइंट से यूनिवर्स के दूसरे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा है ये फिजिक्स का स्कोप। ठीक है, तो वास्ट स्कोप का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स का स्कोप इतना बड़ा ही है, और भी फिजिक्स का स्कोप है। कुछ छोटी चीजों में भी फिजिक्स का स्कोप लगता है, जैसे 10⁻⁻15 मीटर्स। इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में लें तो 10⁻³ मीटर से क्या बना? 10⁻2 में सेंटीमीटर और 3 में मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर। अपनी नॉर्मल स्केल का सबसे छोटा पोर्शन। एक एक्सरसाइज कीजिए, एक चीज ट्राई कीजिए, स्केल को रखो और उसके 2 मिलीमीटर के बीच में डॉट लगाओ। 2 मिलीमीटर मतलब 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर में डॉट लगाओ, दोनों डॉट आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इतना क्लोज है ये 10⁻³ हमें उससे और 12 पीछे जाना है। तो इतना छोटा जब इसका स्कोप है, तो अगर ओवरऑल अपन इसका स्कोप देखें, मतलब इतने छोटे ऑब्जेक्ट को भी मेजर कर सकता है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट को भी मेजर कर सकता है। ओवरऑल स्कोप कितना होगा? 10⁻41 मीटर्स। 26 इधर और 50 इधर। 10⁻41 मीटर्स जितना वास्ट स्कोप है। छोटी से छोटी चीज को भी मेजर कर सकता है, बड़ी से बड़ी चीज को भी मेजर कर सकता है। इतना बड़ा स्कोप है फिजिक्स का। तो एक और बात आती है कि अगर फिजिक्स का स्कोप इतना, क्या ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है? क्या हमने प्रैक्टिकल यूज किया है? तो क्लास 12 में अपन पूरा इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। 10⁻⁻15 ये होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज किया जाता है 10⁻15 मीटर्स। तो अपन ये आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट 12th क्लास में, पूरी बुक इलेक्ट्रॉन्स पर है। और बड़े स्कोप में यूनिवर्स में हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। तो बहुत बड़े स्कोप से लेके बहुत छोटे स्कोप तक, मतलब फिजिक्स बहुत वास्ट फैली हुई है, बहुत बड़ी फैली हुई है। ठीक है, तो अगर इतना सब हमें पढ़ना है तो टॉपिक थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए। इसी में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इतनी एक्साइटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है फिजिक्स में, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो अगर अपन देखें तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सबसे पहला, बहुत पहले टीवी नहीं होते थे। ठीक है, तो हम लोग मूवीज वगैरह या कुछ थे ही नहीं, देखने के लिए क्या करना पड़ता था, यहाँ से हॉल में जाते थे। गांव में बायोस्कोप आता था। ठीक है, बायोस्कोप मतलब अपना सिनेमा हॉल नहीं, बायोस्कोप आता था। एक छोटी सी प्रोजेक्टर टाइप मशीन होती थी, वो हर जगह ले जाया जाता था। तो उस टाइम टीवी नहीं थे, ऐसे मूवीज दिखाई जाती थी।
इसके बाद जो फर्स्ट टीवी है वो थे ब्लैक एंड वाइट, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट भी नहीं, 2 चैनल थे, सिर्फ 2 चैनल आते थे। अभी आपके पास 300 चैनल तो बहुत मिनिमम है, 2 चैनल आते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी थे। ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद जो नेक्स्ट टीवी है वो भी ब्लैक एंड वाइट ही थे, बट चैनल बदल गए, उसमें आ गया ट्यूनर। ट्यूनर क्या होता था, एक नॉब होती थी जिसको डायल करके आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैच कर सकते थे, जैसे रेडियो में डायल किया जाता है। आप में से मैक्सिमम को ये भी नहीं पता होगा कि रेडियो में भी नॉब आती थी। इसके बाद ब्लैक एंड वाइट टीवी के बाद ट्यूनर के बाद हम फिर से नई टीवी में आए, जो कलर था वो भी ट्यूनर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, थोड़ा और एडवांस है। तब जो कलर टीवी है वो है एनालॉग। एनालॉग में क्या था, जो पहले टीवी आते थे जिनमें केबल कनेक्शन होते थे वो एनालॉग टीवी है। उसके बाद जो टीवी है वो है डिजिटल, फिर डिजिटल टेलीविजन आ गया, टाटा स्काई, वीडियोकॉन टीवी और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये सारे टीवी जो है ये आए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड। इसके बाद 2 और नए टाइप के बूथ आए, नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम, ये 2 नए टाइप की और आए, ये नई टेक्नोलॉजी और है। तो अगर अपन देखें तो नो टीवी से हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, इतना बड़ा डिफरेंस। अगर इमेजिन करना चाहो तो आपके मदर फादर ने शायद वो टाइम भी देखा है जब टीवी थे ही नहीं, उनका टाइम पास कुछ और ही होता था। और कुछ एग्जांपल अगर अपन ले तो ये वाला मेरा फेवरेट है, मोबाइल। पहले कोई मोबाइल नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था, कम्युनिकेशन का जरिया क्या था, टेलीग्राम। टेलीग्राम को भेजने के लिए हम क्या करते थे, ऐसे भेज सकते हो आप टेलीग्राम। टेलीग्राम में ब्लॉक्स बने होते हैं, उसमें आपको एक एक वर्ड और एक एक स्पेस का ध्यान रख के उसको टाइप करना है या उसको लिखना पड़ता है, पर लेटर के चार्जेस लगते थे, ऐसे टेलीग्राम भेजते थे। टेलीग्राम के बाद क्या आया, टेलीग्राम के बाद आ गए लैंडलाइन, ठीक है। तो लैंडलाइन से बात करनी शुरू हुआ। लैंडलाइन के बाद उस टाइम लैंडलाइन भी बहुत बड़े आते थे, लैंडलाइन में इनकमिंग के चार्जेस लगते थे। कोई आपको फोन कर रहा है तो आपको सोचना पड़ता था उठाओ नहीं उठाओ। अभी अपन फोन क्यों नहीं उठाते कि छोड़ो यार पकाएगा। उस टाइम क्या सोचता था, इंपॉर्टेंट फोन नहीं हुआ तो मेरे 5 रुपए कर जाएंगे फोन कर। तो ये लैंडलाइन जो थे उसमें चार्जेस लगते थे। लैंडलाइन के बाद क्या आया, कॉर्डलेस फोन, ये भी एक टाइप का लैंडलाइन ही था। प्रिविलेजेस क्या थे, आपने फोन उठाया, आप उस रिसीवर को लेके दूसरे रूम में जा सकते हो। मैक्सिमम रेंज 3 मीटर्स की, 3 मीटर की मैक्सिमम रेंज तक उस आप फोन को घुमा सकते हो। 3 मीटर मतलब एक रूम से दूसरे रूम में चले गए, बस ज्यादा दूर चले गए कनेक्शन रिसीव नहीं करेगा, बेस यूनिट के पास रहना पड़ेगा। इसके बाद आए एक नॉर्मल ब्रिक जितने बड़े फोन होते थे, वो फोन इतने भारी होते थे कि उनको उठाने में मेहनत लगती थी, वो आए बड़े मोबाइल। फिर कुछ छोटे मोबाइल आए, सबसे पहला इंडिया में रिलायंस का आया था, जिसको अगर शायद आपको नहीं पता हो, अभी लॉकडाउन के टाइम में आप बात भी कर सकते हो घर पे, ये रिलायंस CDMA क्या था। तो एक CDMA टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर रिलायंस का फोन आया था, बहुत छोटा सा फोन था वो। इसके बाद और डेवलपमेंट आया, थोड़े डेवलपमेंट और हुआ। उसके बाद क्या आया, उसके बाद कुछ और मोबाइल आए जिसमें और नई टेक्नोलॉजी आई। नई टेक्नोलॉजी क्या थी, मोबाइल तो सेम ही थे, नई टेक्नोलॉजी थी स्नेक। वो पुराना गेम स्नेक जिसमें कीपैड से चलाते थे, तो स्नेक गेम है, वो डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद आए अर्ली मल्टीमीडिया। फोन में क्या होता था, आपके पास एक ब्लूटूथ जैसा कुछ होता था जिससे आप गाना ट्रांसफर कर सकते हो, कोई फाइल पिक्चर ट्रांसफर कर सकते हो। ध्यान रहे उसमें कैमरे नहीं थे, फोन में कैमरे नहीं होते थे, सेल्फी कैमरा तो भूल जाओ, बैक कैमरा भी नहीं होता था, बस आप गाना ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद और डेवलपमेंट हुआ, तो अर्ली मल्टीमीडिया फोन के बाद आए मल्टीमीडिया फोन। सबसे पहला जो फुल फ्लैश मल्टीमीडिया फोन था वो आईफोन था, ठीक है। आईफोन आने के बाद, पहला मल्टीमीडिया फोन आने के बाद थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ, इन फोन में डेवलपमेंट हुए। और आज जो हम फोन देख रहे हैं, जो मोबाइल फोन देख रहे हैं, वो है बहुत बड़ी स्केल के मल्टीमीडिया मोबाइल फोन्स। तो यहीं पर ही अगर अपन थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, थोड़ा और डेप्थ में जाए, यहाँ तक तो हमारे पास 2G था, CDMA रिलायंस तक, या फिर यहाँ तक हमारे पास 2G था। जो अर्ली मल्टीमीडिया फोन थे वो 2.5 से 3G टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। फिर इसके बाद जो मोबाइल फोन्स आए, अर्ली मल्टीमीडिया फोन 2.5G, और उसके बाद जो मल्टीमीडिया फोन आए वो 3G टेक्नोलॉजी पर काम करते थे।
इसके बाद जो और फोन है, जो नए मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन 4G टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और जैसा सबको पता है 5G टेक्नोलॉजी का अभी ट्रायल चल रहा है। तो अगर अपन देखें तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, अगर अपन स्कोप देखें तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ये सारा क्यों हुआ? सिर्फ डेवलपमेंट इन फिजिक्स के कारण। तो इसलिए फिजिक्स बहुत एक्साइटिंग है, थोड़ा इसको फील करो, एक बार सोच के देखो कि कैसे बिना टीवी से आज अपन यहाँ पर, लॉकडाउन के टाइम में अभी अगर टीवी नहीं होता तो पता नहीं क्या कर रहे होते। ठीक है, तो इसका फिजिक्स का थोड़ा थैंक यू करो, क्योंकि इसने आपको ये PUBG और टाइप के बहुत सारे गेम्स दिए जिसके कारण आप बोर नहीं हो रहे। इसके आगे का टॉपिक अपन देखते हैं। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद तो अगर अपन देखें यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है हमारे लिए, तो यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक, एक्सेलरेटेड, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, एयर, वाटर, स्टैटिक, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बहुत सारे टाइप के फोर्सेज है अपने पास, है ना। तो अगर इतने सारे फोर्सेज को अपन अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं तो सबके लिए अलग अलग टाइप हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इन सारे फोर्सेज को इकट्ठा किया और कुछ फंडामेंटल फोर्सेज बनाए। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए 4 फंडामेंटल बेसिक फोर्सेज होते हैं। अगर किसी भी फोर्स को अपन रिड्यूस करें, जैसा अपन ने देखा था रिडक्शन प्रोसेस भी है फिजिक्स का एक पार्ट, किसी भी फोर्स को रिड्यूस करें मतलब उसके और डिटेल में जाते रहे, तो जाते जाते हम बेसिक 4 टाइप की फोर्सेज है जिसके अंदर अपन एंड करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक रोप है और यहाँ पर मेरे पास एक आयरन की स्प्रिंग है। दोनों को मैंने काटने की कोशिश की, तो मैंने क्या किया, रोप को मैंने यहाँ से खींचा। ठीक है, क्या हुआ, रोप में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने क्या किया, रोप से कोई हैवी ऑब्जेक्ट को खींचा। यहाँ पर सपोज करो एक कार से दूसरे कार को टू करने की कोशिश की, हो सकता है रोप टूट जाए, उस केस में आयरन स्प्रिंग नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि इन दोनों के अंदर है एटम्स और एटम के बीच में फोर्स है, एटॉमिक फोर्स। इसका स्ट्रॉन्ग है और इसका थोड़ा वीक है। ठीक है, तो एक का फोर्स स्ट्रॉन्ग, एक का फोर्स वीक। इस चक्कर में हम क्या कह सकते हैं कि दोनों में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो सेम ही है, टाइप फोर्स का सेम ही। तो हमने क्या किया, यूनिफाई कर दिया, एटॉमिक फोर्स बना दिया उसको, एक सिंगल फोर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल हो सकते हैं सारे अलग अलग फोर्सेस के। तो अपन 4 फंडामेंटल फोर्सेस नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखते हैं।